हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट का जो करंट अफेयर है, जिसमें कि जनवरी टू जुलाई मतलब कि 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, इसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जिसमें कि आप पूरे जितने भी न्यूज़ है, पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ बनेगी उन न्यूज़ को हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये क्योंकि ये एग्जाम अभी चल रहा है, जैसे कि रेलवे है, एनटीपीसी और अदर जो स्टेट के एग्जाम अभी चल रहे हैं डिफरेंट एग्जाम के लिए, जहाँ पर कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो पहले हम सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर से रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिएगा हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे आज की इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा अ, मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कि ई वेस्ट पार्क स्थापित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में इसका पहला ई वेस्ट पार्क स्थापित किया गया। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में कितने टन ई वेस्ट प्रोसेस की घोषणा, मतलब कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसमें कि कितने टन इसमें जो कि इसका ई वेस्ट है उसको, ई वेस्ट को प्रोसेस करने की इसमें की क्या की गई, घोषणा की गई। मतलब कि जो ई वेस्ट निकलेगा उसको कितने टन इसमें प्रोसेस के माध्यम से इसे करने की घोषणा की गई है। तो इसमें देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, 51,000 टन जो निकलेगा ना, जो ई वेस्ट निकलेगा उसको प्रोसेस के माध्यम से इसको क्लीन करने की इसमें घोषणा की गई है। तो फिर देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसमें, 18 महीने के अंदर कितनी हरित नौकरियां को प्रदान करने की घोषणा की गई। मतलब कि इसमें कि 18 महीने के अंदर इसमें कितनी जो हरित नौकरियां उनको पैदा करने की घोषणा की गई है। तो ये इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इसमें 900 इसमें की नौकरियां पैदा की जाएगी। मतलब कि नौकरियां को रोजगार देने का इसमें घोषणा की गई पिछले कब, 18 महीने के अंदर। तो फिर देखें हम इसमें कि अगला, भारत का पहला ई वेस्ट पार्क के बारे में बताइए। मतलब कि इन जो कथन दिए गए इनमें कि सबसे पहला भारत का ई वेस्ट पार्क कहाँ पर है। तो इसमें देखें हम, एक है ए में देखेंगे बिलावली कला में, और फिर ये है इसमें होलंबी कला में। तो इनमें से आपको जो दो कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें कि ए बी है, बी सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फिर आप देखें, अरुणाचल प्रदेश में कितने मेगावाट इटालियन विद्युत परियोजना का सैद्धांतिक है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर कितने मेगावाट की विद्युत परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की गई की या मंजूरी दी गई है। तो इसमें देखिएगा, इसमें इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें की 3,097 इसमें की क्या गई, इसमें मेगावाट विद्युत की इटालियन को सैद्धांतिक रूप से जो मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें कि इसकी कुछ न्यूज़ देख लें। तो सबसे पहले इसमें दिल्ली सरकार में कहाँ पर होलंबी कला में भारत का पहला ई वेस्ट पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की गई, जिसमें कि 11.4 एकड़ में फैले जो प्रोजेक्ट एक्ट है, जिसमें कि 51,000 टन को ई वेस्ट को प्रोसेस करने की घोषणा की गई है। इसमें कि देखेंगे आप, तो इसमें कि 350 करोड़ रुपए का कुल राजस्व उत्पन्न होगा, जिसमें कि 18 महीने के अंदर इसमें तो किसमें 1,000 नौकरी दी जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये वाला, इसमें कि ये नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, कितनी, ऑप्शन नंबर 20 में 1,000 नौकरी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कितनी, 1,000 नौकरी। ठीक है,
तो रणथंभौर रिजर्व में 70 वर्षीय एक मंदिर रक्षिका की क्या की गई इसमें की क्या इसमें बाघ ने इसको मार डाला। तो पिछले 3 महीने के घात के रूप में इसमें क्या किया था, इसमें घातक हमला किया था जिसमें इंसानों आदि को जाने के लिए यहाँ पर कुछ बाघों को दूसरी मतलब कि इन बाघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर दिया गया, उसको स्थानांतरित कर दिया गया। और इस तकनीकी समस्या की सिफारिश के बावजूद यहाँ पर कई तरह की ये कार्रवाई हुई। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा। और पर्यावरण में जो मंत्रालय उसकी सलाहकार में समिति के अधिक में जैव बायोडाइवर्सिटी के वन जीवन से संबंधित है जो चिंताओं को बहुत कि अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो 3097 मेगावाट इटालियन यहाँ पर भी विद्युत परियोजना का सैद्धांतिक रूप से दिए गए, जहाँ पर कि कितना 11,175 इसमें की हेक्टर वन भूमि को शामिल किया गया। और फिर इसमें इसी के अंतर्गत हम देखेंगे, तो ये तो था हमारा उसका रिलेटेड न्यूज। तो फिर अगला देखेंगे इसमें कि जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों पर एक नई वनस्पति खोजी गई, उसका नाम क्या है। तो उस वनस्पति को आपका नाम बताना। कौन कौन सी है, ए में है खुरतुला और बी में फोर्तुला। तो आप दो दो वाक्य हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल बी, ए बी सी, ए बी और उपयुक्त में दोनों। तो इनमें से कौन सा, इसमें से आप देखिएगा तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल फोर्तुला। ये प्रकार की यहाँ पर वनस्पति को खोजेगा, कहाँ पर, अरावली की पहाड़ियों में। तो इसमें अगला देखें हम, अरावली की पहाड़ियों में एक नई वनस्पति खोजी गई, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक मतलब कि किस वैज्ञानिक ने खोजकर्ता ने इसमें खोजा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसमें देखिएगा इसने खोजा था ऑप्शन नंबर बी, निशांत चौहान है। ठीक है, ये चौहान है। और फिर इसमें से आप देख रहे हैं, इसकी न्यूज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जयपुर के पास एक अरावली की पहाड़ियां हैं, इस पे की एक नई कौन सी प्रजाति है यहाँ पर, फोर्तुला। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व किया था, एक भारत की एक की नई प्रजाति को खोजा। इसमें शोधकर्ता ने कौन थे यहाँ पर, निशांत चौहान के द्वारा एक पहुंच की गई और स्नातिक प्रजाति है। तो इसमें डेटा की कमी के रूप में वर्गीकृत किया गया और स्थानीय क्षेत्र में से जो छुपी हुई इसकी जैव मतलब कि यहाँ पर की जो छुपी हुई बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको भी क्या करती है, उजागर करती है, जिससे कि प्रयास की जगह पर इसमें आग्रह किया। वर्तमान में आप देखोगे इसमें आबादी कुछ नहीं, पोर्तुला की संख्या अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के जो कि किसके अंतर्गत है, ये लाल सूची में निर्देश के रूप में तहत इसको आंकड़ों के रूप में कमी के रूप में आंका गया। इसके जो रेड सूची है उसके अंतर्गत, रेड लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें पौधे को संकीर्णता को स्थानांतरित के रूप में विशिष्ट आवास में आवश्यकता के अनुसार इसे संरक्षण किया मतलब कि क्षरण किया जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक क्या होती है, संवेदनशील होती है, जिसके माध्यम से पौधे को एक साल कहाँ पर आप देखिए, एक साथ इसके पहले सबसे पहले कहाँ पर, सतपुड़ा बायोडायवर्सिटी में इसकी समिति की जो कि SBS जो एक समिति के शोधकर्ता के रूप में इसकी खोज की गई थी, जैसे कि इस पौधे की खोज की गई। ठीक है, इसमें आप देखिएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नीच में संयुक्त राष्ट्र संघ महासागर सम्मेलन कितने देशों ने वैश्विक प्लास्टिक को समझौते पर क्या किए थे, इसमें समझौते किए गए थे। तो कहाँ पर, नीच से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासागर सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने इसमें मतलब कि शामिल हुए, जो कि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक समझौते के रूप में किए गए। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है इसमें 100 देशों ने इसमें क्या किया था, इसमें वैश्विक प्लास्टिक को समझौते किए थे। फिर तो इसमें देख लें प्लास्टिक के समझौते के बारे में। नीस में संयुक्त राष्ट्र संघ महासम्मेलन हुआ जिसमें कि लगभग 100 देशों ने एक साथ वैश्विक प्लास्टिक के समझौते का आह्वान किया था। गंभीर पर्यावरण प्रभावों के बावजूद ये प्लास्टिक उत्पन्न को कम करना, साथ ही भारत के आर्थिक हितों के टकराव को भी देखा गया। तो ये तो था न्यूज। अब देखें हम, वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कौन आयोजित का मतलब कि जो वन जलवायु का जो सम्मेलन होता है, परिवर्तन सम्मेलन, तो वह कौन आयोजित करता है। तो इसमें हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, UNFCCC। ठीक है, तो ये शामिल करता है। UNFC के तहत ही आयोजित जो कि वन जलवायु परिवर्तन होता कब हुआ, 16 जून को जर्मनी में शुरू किया गया था, जिसमें कि आप देखिएगा
जलवायु को वित्त अनुकूलन लक्ष्यों पर चर्चा की, मतलब कि जो जलवायु है उनके अनुकूलन पर क्या की गई थी, चर्चा करने की। आगामी को सीओपी में एजेंडा निर्धारित करने के लिए 5000 से अधिक इसके जो प्रतिनिधि थे वह एकत्रित हुए और इसके बारे में अनुकूलन कि वैश्विक लक्ष्यों को किस तरह से शामिल की जाए, जिस पर इन्होंने इस पे चर्चा की थी। ठीक है, तो फिर इसमें जलवायु बांध परिवर्तन देखिएगा, तो इसमें बांध जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक वार्षिक मध्य वार्षिक बैठक थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन के ढांचे का सम्मेलन यूएनसीसी और के अंतर्गत इसमें आयोजन होता है। और यह 1992 में क्या किया गया था, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसमें कि जलवायु वार्ताओं के लिए एक आधार प्रदान करती है। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से यूएनएफसीसी की सहायक निकायों में एसबी के सत्र के रूप में जाना जाता है और वार्षिक पक्षधरों के सम्मेलन सीओपी और के साथ यूएनएफसीसी द्वारा आयोजित एकमात्र क्या है, ये नियमित जलवायु का एक शिखर सम्मेलन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपने उसको देखा। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन देखें हम इस भारत में जो विदेशी प्रजाति का एक मुख्य मछलियां कौन सी, मतलब कि भारत में एक विदेशी प्रजाति की मुख्य मछलियां कौन कौन सी है, इसके बारे में देखें हम। मॉस्किटो मछली और फिर गप्पी मछली, एंजल मछली, होलकर मछली, हिल्सा मछली। तो आपको इसमें बतलाना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो हम देखें इसमें देखते हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिर्फ इसमें हिल्सा मछली नहीं है जो कि इसमें मुख्य रूप से विदेशी प्रजातियों में। ठीक है, तो आप इसको 5 को एलिमिनेट करेंगे तो वो आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ तो है 1 है, तो यहाँ पर 4 तो नहीं है, 4 है, जबकि होलर फिश भी है। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें देखें हम विदेशी प्रजाति भारत की एक प्रमुख निर्यातक है जो कि और आयतक भी है और इनमें से कई प्रजाति जो कि सजावटी है, पालतू जानवर के रूप में व्यवहार करती है। इसमें विशेष रूप से एक्वेरियम में जो फिशेस को रखा जाता है जैव नियंत्रण उद्देश्यों के लिए लाया जाता है, जैसे कि मस्कीटोरिया, टिटोर किरण और गफ्फी है। यह दिखाया गया है कि एंजिल एक मित्र के रूप में इनको दिखाया गया कि मतलब कि एक्वेरियम में रखते हैं, तो एक्वेरियम में रखने के साथ साथ आपको देखिएगा तो ये एक्वेरियम यहाँ पर थोड़े छोटे पॉट में वो लगे, मतलब कि पेड़ लगे रहते हैं, यहाँ पर फिशेस रहती है, पानी भरा रहता है। इस तरह से एक्वेरियम बनाकर उनमें फिशेस को रख दिया जाता है। तो इसमें होलकर फिश के बारे में 1947 में औपनिवेशिक कलकत्ता में एक आबूत्रदायक अंगुस्तुक लाया गया जिसमें क्षमता पूर्वी अफ्रीका से आए पौधे वक्सी को व्यवहारिक वस्तुओं में छिपा हुआ है जो कि विशाल अफ्रीका जो कि घोंगा या लिसा चैटिन पुली का है, बिना किसी धूमधाम के भारत में आया। शुरुआती तौर पर आकार में जो कि खाल प्रशंसा की गई, लेकिन इसमें से सजावटी लग रहा था। जल्दी इसे सबसे लगातार आक्रामक रूप में ये फैलता गया। ठीक है, तो इसमें आप इसको सामने आया। किस राज्य में वन्य जीव वार्डन को जो कि काचा गलिवेली वन्य जीव घोषित किया गया, मतलब कि ऐसे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर काचा गलिवेली को क्या यानी कि वन क्षेत्र में से घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कि किसको, तेलंगाना को। किस राज्य को, तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना को क्या किया वलीगली घोषित किया गया है, किसको, तेलंगाना को। ठीक है, तो इसमें देखें हम इसमें कि कुछ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद फिर और देखेंगे। इसमें तो किया गया जिसमें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग कितनी एकड़ वन भूमि नीलामी की गई जहां पर आईटी पार्क बनाने की घोषणा की गई, मतलब कि हैदराबाद के विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितनी जो कि भूमि को दान किया गया जो कि आईटी पार्क बनाने की योजना बनाई गई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कितना, 400 एकड़ भूमि। ठीक है, तो हाल ही में इसमें देखें कि इसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की एक उल्लेख किया जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र में
भारत का पहला देश है जिसने कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर पारिस्थितिकीय केंद्रीय दृष्टिकोण को अपनाया। भारत ने सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के वन्यजीव वार्डन को क्वाचा गली बोली वो वन्यजीव जो कि 100 एकड़ वन भूमि को प्रभावित कर जीवों की सुरक्षा की गई इसमें की गई जिसमें कि विनाशी के वन्य जीव की सुरक्षा को त्वरित कार्रवाई करने के कुछ निर्देश इसके अंतर्गत दिए गए। ठीक है, तो यह इसमें हम देखेंगे तो इसमें यह एक निर्देश उस समय जारी किया गया जब तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास 400 एकड़ जो कि वन भूमि है जिसकी नीलामी IT पार्क बनाने की योजना बनाई तो थी और इसमें छात्रों ने बड़े स्तर पर मतलब IT पार्क बनेगा तो इसमें क्या है छात्रों ने उस जगह के लिए बहुत स्तर पर क्या किया विरोध किया। इस दृष्टिकोण से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के उसके संबंध में को प्रतिस्थापित यानी कि प्राथमिकता देता है जो कि यह पार्क है। साथ ही यह प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान बनाता मानता है कि यह केवल मानव के लिए ही उपयोगी है। हालांकि इसके विपरीत मानव को केंद्रीय दृष्टिकोण इस विश्व पर आधारित है जो कि मानव जो मनुष्य की भूमि की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वन्य जीव प्राणी कोई इसमें की चीजों की मुख्यतः मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर यह महत्व दिया गया। ठीक है, तो फिर इसमें हम देखें इसमें की एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। MC मेहता बनाम भारत संघ कब का ये 1986 का सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में किस तरह से रहने का अधिकार दिया जो कि संविधान के आर्टिकल 21 में देता है जो कि हमें ये क्या मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के तहत यह बढ़ावा विचार को बढ़ावा किया गया मतलब कि बढ़ावा किया कि मनुष्य की प्रकृति के साथ ही जुड़ाव आमूल परिवर्तन किया गया जिसमें कि प्राकृतिक केवल मानव के लिए स्थान प्रकृति के अंतर्निहित भूमि को जो इसका मूल्य है मूल्य को स्वीकार करने वाले दृष्टिकोण को इसमें अपनाया गया। भारतीय संविधान में पर्यावरण के संबंध में किस अनुच्छेद में बताया गया तो इसमें देखेंगे तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21 में बताया गया कि पर्यावरण से संबंधित है जो NGT को आपने देखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन इसमें कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के लिए नागरिकों को कौन सा मौलिक कर्तव्य जो कि उनको अनुच्छेद किस मौलिक कर्तव्य है जिसके अंतर्गत ये अनुच्छेद में बताया गया तो इसमें बताया गया है इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है तो इसका करेक्ट आंसर है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का AG मतलब कि AG में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कैपिटल नहीं ये स्मॉल है। ठीक है, मतलब कि ये स्मॉल है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम इसमें राज्य को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को सुधार करने की दिशा में किस अनुच्छेद में बताया गया मतलब कि राज्य को जो पर्यावरण है उनके वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए कि कौन से आर्टिकल में बताया गया तो इसमें कौन से में बताया गया है इसमें इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का ए। तो इसमें आपने देखा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जिनमें कि अपने संविधान की प्रकृति को अधिकार मानता है मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जो कि अपने संविधान में प्राकृतिक अधिकार को मान्यता प्राप्त दी है मतलब कि ऐसा कौन सा देश तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर ने। किसने? इक्वाडोर ने। तो अब इसकी हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों वो वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि पूरा 6 महीने को करंट अफेयर को कंप्लीट करना है तो इसलिए कि आप पेशेंस बनाकर वीडियो को देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी आएगी। ठीक है, तो हम देखें इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में इसमें महत्व है जिसमें कि इसमें क्या है इसमें प्राकृतिक के अनिवार्य मूल्य को स्वीकार किया है। ठीक है, तो और यह गवर्नेंस के जो कि कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए वन्य जीव एवं जैव विविधता का संरक्षण भी करती है। पर्यावरण से जुड़ी जो चिंताएं हैं उसकी कानूनी फ्रेमवर्क के दायरे में लाती है। यह दृष्टिकोण को वैश्विक पर्यावरणीय नैतिकता को जोड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें
इक्वाडोर जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कि अपने संविधान में प्राकृतिक अधिकारों को भी मान्यता दी। प्राकृतिक बोले तो पर्यावरण से संबंधित जो अधिकार हैं उनको भी मान्यता दी है। किसने? इक्वाडोर ने। तो इसमें दिया गया है, इसमें देखते हैं आर्टिकल 21 में इसमें कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया। मतलब आर्टिकल 21 में जीवन और उसकी व्यक्तित्व का स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया। अनुच्छेद 48 का कैपिटल ए में दिया गया कि राज्य को पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में सुधार करने के दिशा निर्देश है। आर्टिकल 51 का स्मॉल जी में देखिएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो कि हर एक नागरिक के लिए जरूरी है। और इसकी न्याय सक्रियता में देखें, हम इसकी न्याय सक्रियता के बारे में देखें तो इसमें कि इसके जरिए न्यायपालिका ने खुद अपनी बात कह सकने वाले जैसे कि पशुवन है, प्राकृतिक है, इनके पक्ष में इनकी बातें को रखा है। और फिर इसमें देखेंगे आप तो पर्यावरण के न्याय सत्र का भी कार्य देखेंगे। उदाहरण के लिए पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांत को ऐतिहासिक रूप में इसका सिद्धांत को व्यक्त किया है। पब्लिक ट्रस्ट यानी कि जो ट्रस्ट है सिद्धांत है, इसमें इसका मतलब है कि नुकसान होने से पहले उठाए गए कदम, जो कि प्रकृति को नुकसान होता है उससे पहले कि उनको इसके लिए कदम उठाए जाए जिससे कि वो नुकसान को होने से बचाया जा सके। और फिर इसमें पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संकट देखें, जैसे कि वन की कटाई नहीं होने से रोकना, मतलब कि जो वन काटे जा रहे हैं उनको काटने से रोकना। सांस्कृतिक लोकाचार, भारत की सांस्कृतिक विचारधारा यह नहीं मानती है कि मनुष्य प्रकृति में श्रेष्ठ है, इसके बजाय पर्यावरण को एक जीवित इकाई माना गया है और यह कि मनुष्य इसका हिस्सा है। और विधायी उपाय देखें इसमें कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब का है? इसमें 1960 का। कब का? 1960 का। वन्यजीव संरक्षण के नियम, ये वन्यजीव संरक्षण नियम कब का है? इसमें देखोगे आप तो इसमें 1972 का। पर्यावरण संरक्षण जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में देखोगे तो कब का है? ये 1972 का। और फिर इसमें टी.एन. बर्मन गोवर्धन के यानी कि जो गोदावर्मन जो शिलारूपाध है। और इसमें बनाम भारत संघ का एक अन्य वाद है जो कि 1996 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वन्य की परिभाषा का विस्तार किया ताकि इसमें वन क्षेत्र के संरक्षण किया जा सके और किसी भी प्रकार की श्रेणी में इसका स्वामित्व के पास रहे, मतलब कि एससी के पास। तो फिर इसमें कि एनआर नागर बनाम भारत संघ जी 2000 का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानवर संवेदनशील प्राणी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्राणी जो है वह कैसे हैं? संवेदनशील है। उन्हें अपने सम्मान के लिए बिना किसी जीने का अधिकार, मतलब उनका सम्मान जो है वह बिना किसी के रूप में जीने का पूर्ण अधिकार है। किसको? जानवर को। और फिर इसमें WWF ने बनाम भारत संघ का अन्य वाद है, इसमें कब का? 2013 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रजातियों को सर्वोत्तम हित सिद्धांत को अपनाया जिसमें कि पेड़ पौधे और जानवरों के द्वारा लाई इसकी प्राथमिकता दी गई। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागरवाद, तो इसमें दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने जो कलारीपट्टू है जैसे कि जो पशुओं की, जैसे तमिलनाडु में आप देखोगे या कर्नाटक में जहाँ भी है, तो कलारीपट्टू जो होता है बैलों को लेकर जो क्या होती है इसमें रेस होती है, उसी के संबंध में इसको दर्शाएगा जो कि जानवरों के अधिकारों की इसे प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो इसके आधार पर आपने देखा। तो अब देखें हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सीवेज परियोजना को स्वीकृत किन किन राज्यों ने दी है? सीवेज परियोजना को स्वीकृत किन राज्यों ने दी है? तो ये चारों ऑप्शन है, जो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और कानपुर, ठीक है। ये दोनों है यहाँ पर दी गई, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम कब से एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसके कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है इसको आप देखोगे, ये कार्यक्रम कब से शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 2014 से, ठीक है। 2023 और 2024 में एथेनॉल का उत्पन्न कितने लाख टन तक है? मतलब कि एथेनॉल का जो
उत्पादन है कितने लाख टन तक है। इसका करेक्ट आंसर देखोगे आप, तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसमें देखिएगा आंसर नंबर बी, 21.5 लाख टन इसमें इसमें टोटल एथेनॉल उत्पन्न की जाएगा। तो इसकी न्यूज देख लें हम, एवरेज के आधार पर हम देखें इसकी न्यूज। तो इसमें देखिए प्रधान को कार्यकर के रूप में द्वारा कराया गया एक अध्ययन है जिसमें 2015 में आदेश को वापस लेने की सिफारिश की गई, जिसमें भारतीय कोयला आधारित संयंत्र को फ्लू गैस या डिफ्यूजन प्रणाली के माध्यम द्वारा किया गया। पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन, तो इसमें देखेंगे 2015 में भारत के सभी 537 कोयला आधारित संयंत्र को सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए FGD प्रणाली को स्थापित करने का आदेश दिया। और फिर इसमें वर्ष 2022 में अधिसूचना के आधार पर कार्यान्वयन किया गया, जिसके आधार पर देखेंगे आप तो यहाँ पर पशुपालन, जो कि इसका अनुपालन करने के लिए दंड भी इसमें वृद्धि की जाएगी, जुर्माना भी दी जाएगी यूनिट विद्युत खपत के लिए जिसमें लगाया गया, जो कि अधिक देरी से ये शुल्क के रूप में किया जाता है। और फिर इसमें फ्लू गैस डिफ्लेशलाइजेशन इसमें देखिएगा FGD, तो इसमें देखें FGD कोई अंतर के बारे में, FGD के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जीवाश्म ईंधन, कोयला है, तेल है, उत्पन्न निकास गैसों को फ्लू गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसको अलग किया गया है। और फिर इसमें इसका उपयोग भी आमतौर पर आप देखोगे तो इसका उपयोग भी किस तरह से किया जाता है। तो फिर इसमें कि कोयला है और ये विद्युत है, इन तरह से इसका के रूप में किया जाता है। प्रयुक्त का जो कि अभिकर्मों को पत्थर के आधार में CaCO3 जिससे चूना पत्थर CO2 के अमोनिया NH3 के रूप में किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कि इनको दर्शाया गया है और इनके आधार पर इनको किया गया है। जैसे कि उद्देश्य में कोयला के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और फिर जलने से SO2 उत्सर्जन होता है, जो कि एक अम्लीय वर्षा के रूप में होती है। FGD को निकालने निकास गैस के रूप में शुष्क अम्लीय वर्षा को रोकता है, जो कि फसलों की बुनियादी ढांचे इसकी मिट्टी के आधार पर इसके जलीय तौर पर किया जाता है। FDG को देखेंगे हम तो इसमें कि FDG के 3 प्रकार है। कौन कौन से इसमें देखिए, डाई सोर्वेंट इंजेक्शन, यह धूल जो कि नियंत्रण प्रणाली SO2 के फैगस के रूप में चूना पत्थर किसको उपयोग करती है। अक्सर आप इंजेक्शन के स्प्रे या सुखाने किसका उपयोग किया जाता है। और थर्ड है इसमें कि इसमें देखेंगे हम इसमें कि सेकंड है इसमें कि वेट लाइम स्टोन वेस्ट सिस्टम, यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि पैमाने गैस पे उपचार के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें कि SO2 जो कि कुशलता पूर्वक हटाने और जिप्सम का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। फिर इसमें थर्ड देखें हम इसमें तो थर्ड क्या है इसमें कि सी वार्स वेट सिस्टम, समुद्री जल आधारित प्रणाली है, यह है SO2 70 से लेकर 90% 95% तक कम करने के लिए समुद्री सतह पर जल का उपयोग करती है। इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है जब उत्सर्जन मापदंड कम प्रभावी के रूप में इसमें प्रदान करते हैं। तो इसी आधार पर आपने इस न्यूज को देखा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के उसके 141 देशों ने कितने लगभग 200 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जिसमें कि एक विश्वव्यापी आयोजन किया गया, मतलब कि कब किया गया था, जिसमें 141 लोगों ने इसमें देशों के 141 देश हुए जिसमें कि 200 मिलियन लोगों ने इसमें भाग लिया। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कब, 1990 में। तो इसको आपने देखा, तो अब इसमें देख लें हम एथेनॉल के बारे में। जो पिछले क्वेश्चन का है इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो एथेनॉल से संबंधित जो न्यूज थी इसको यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें उसके गुण है, दोष है, सभी इसमें दिया गया है, जो कि कितना % रहता है इसमें कि इसके आधार पर इसके अनुप्रयोग को इसमें वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से नोट्स तो बना सकते हो, ठीक है। तो फिर इसमें कि एथेनॉल से उत्पन्न से सारी चिंताएं हैं जिसके बारे में आप यहाँ से देखिएगा और कॉन्फर्म रूप से आप इसकी पूरी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो जो कि प्रोसेस है एथेनॉल से संबंधित है, इसमें कि आप वाहनों को किस तरह से चुनौतियाँ हैं संबंधित पहलू है
जो कि पहले हैं, और इसमें की जो महत्व भी दिए गए सभी चीज़ को आप यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट देखिए नोट्स बनाइएगा, और इनसे रिलेटेड जो जो इनकी न्यूज़ है इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं फिर सीधे अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में समुद्र की सतह का औसतन तापमान कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मतलब कि जो मार्च का महीना जिसमें कि कब मार्च 2025 में समुद्र की सतह का औसतन तापमान कितने डिग्री सेल्सियस इसको दर्ज किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें कि 20.96% इसमें दर्ज किया है। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल जलवायु आपदा से कितने मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। कितने मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46.6 मिलियन लोग इससे जलवायु आपदा से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था। मतलब कि जो पर्यावरण दिवस 2025 जो मनाया गया था उसका मुख्य विषय क्या था। तो इसमें आप यहाँ से देखिएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक प्रदूषण। मतलब कि प्लास्टिक को प्रदूषण से हराना, ये मुख्य विषय था किसका, विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय। मतलब कि ये थीम थी, क्या थी ये थीम। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मुख्य थीम क्या थी। तो इसमें क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, किस तरह से प्लास्टिक से मुक्ति दिलाना था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगर कौन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इसका सूचकांक देखोगे तो आप भारत का कौन सा स्थान रहा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10वां स्थान भारत का रहा था। तो ये तो देखा आपने कि कौन से स्थान पर 10वां रहा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये 2 फरवरी को, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो कब मनाया गया है 2 फरवरी को, क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें देखेंगे विश्व का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा। मतलब कि सबसे ज्यादा गर्मी कौन से वर्ष में रहा। तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इसमें 2024 सबसे गर्म वर्ष के रूप में जाना जाता है। और फिर पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य मुद्दे क्या थे। मतलब कि पर्यावरण जो प्रदूषण है इसके मुद्दे क्या थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, जो कि इसके प्रमुख सभी है। क्या है, जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, यानी जनसंख्या प्रदूषण है, ये सभी इसमें थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो भारत की पहली तितली अभ्यारण्य कहाँ है। मतलब कि भारत का सबसे पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसमें देखें हम भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो इसमें देखें हम तो कहाँ पर है ये, तो ए है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए केरल भारत का पहली तितली अभ्यारण्य है। कहाँ पर है, केरल पे। तो अब देखें भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। मतलब कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, एमपी में। भद्रा ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। अमनगढ़ कहाँ पर है ये, अमनगढ़ विषधारी राजस्थान में। बुक्सा टाइगर रिजर्व, इसको देखिएगा ये शायद वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और फिर देखें भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सी है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सी है, बेंगलुरु। क्या है ये, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही हम भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है कौन सा है इसमें, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का
107वां जो राष्ट्रीय उद्यान अभी बना है ना, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ये साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। मुकुर्ती कहाँ पर है? केरल में। बांदीपुर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। और फिर यूरोपीय जलवायु एजेंसी, जो यूरोपीय जलवायु एजेंसी है ना, उसके अनुसार 2025 का सबसे गर्म महीना कौन सा? मतलब कि यूरोपीय जलवायु एजेंसी है जिसके अनुसार 2025 का सबसे गर्म महीना कौन सा है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जनवरी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में औसतन तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर में कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा? तो कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा? तो ए बढ़ा है। कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान डिग्री अधिक बढ़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद वर्ष घोषित किया गया? मतलब कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हिमनद के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2025 को वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय हिमनद वर्ष घोषित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखें, कहाँ पर आग लगने के कारण जलवायु परिवर्तन को मतलब से जो गर्म शुष्क मौसम बढ़ गया? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है मतलब कि जहां पर कि क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम बढ़ गया आग लगने के कारण? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर लॉस एंजल्स। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे लॉस एंजल्स के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। जनवरी 2025 से वैश्विक स्तर पर जलवायु की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई का अनुभव किया गया, जिसमें यूरोपीय जलवायु एजेंसी के अनुसार 2025 को यह रिकॉर्ड किया गया जो कि सबसे गर्म महीना है। इसके अतिरिक्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद वर्ष भी घोषित किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर की तेजी से पिघलने पर इसको प्रकाश डाला गया, जो कि इसमें लॉस एंजिल में आग लगने जैसे कि चरम मौसमी घटनाओं की लागत बढ़ दी गई, जिसका अनुमान 100 मिलियन इसमें डॉलर से अधिक था। ठीक है, और फिर इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी थी इसमें देखें हम, वैश्विक वृद्धि को 2025 में औसतन तापमान का अधिक के रूप में कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस में बढ़ गया। और आर्कटिक समुद्र में देखोगे तो आप कितना बढ़ा है इसमें कि 6% इसमें कमी थी, जो आर्टिक वर्ग के निकटतम पहुंची। फिर अंतर्राष्ट्रीय हिमनद वर्ष देखें, 2025 को हिमनद वर्ष घोषित किया गया, जिसमें कि ग्लेशियर की सुरक्षा का के रूप में इसमें एकजुट करना था। और फिर इसमें कि आर्कटिक वर्ग में देखे, जिसमें कि हमने इसको देखा, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद भी देखा, इसमें एकजुट हुआ। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लॉस एंजल्स के कारण इसमें कि गर्म किया गया, कितने की 100 मिलियन डॉलर से अधिक इसमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब इसमें लालिना के भी प्रभाव देखते हैं। लालिना की स्थिति बावजूद यहाँ जनवरी 2025 को रिकॉर्ड सबसे गर्म महीना घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण 2025 का विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। मतलब कि प्लास्टिक जो है, जिसकी प्लास्टिक से जो होने वाले प्रदूषण है उससे किस तरह से इसको हराना है। जलवायु वादा, यूएनडीपी देशों ने अनेक स्तर पर इसमें निर्धारित योगदान यूएनडीसी मजबूत करने के लिए एसडीजी के साथ संरक्षित करने की मदद करती है। इसके अनुसार इसमें आप देखेंगे यूएनडी जो कि क्लाइमेट प्रॉमिस ने बताया। और इसमें शामिल देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें शामिल। अधिक लोग अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आ रहे हैं, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही है, जिसमें कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अधिक चरम मौसम के कारण क्षेत्रों में सुरक्षा को अधिक जोखिम हो रहा है। डेंगू जैसी अनेक जलवायु बीमारियों के फैलने की संभावना अधिक हो रही है। अधिक प्रजातियों से विलुप्त होने की खतरा है। लगभग सभी प्रवाल भित्तियां इसमें विनाश हो रहा है। और इससे संबंधित देखा है, नेट जीरो क्या है, की एक प्राप्त करने से आगे बढ़ रहा है। और प्रदेश के बड़े वनस्पति तेल पर स्थानांतरित करने का जोखिम उठाया जा रहा है। हवाई अड्डों का विस्तार ना तो वंचित है और ना ही आवश्यक परिसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको देखें।
तो ये तो था हमारा आज का सेशन। सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के तौर पर आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लेके आपको 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, एनवायरनमेंट का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिया गया है। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को लेकर के आप वहाँ से इसका यानी कि पीडीएफ को लेकर के आप पढ़ने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रही। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर इसी इसी तरह से मैं एक एक नया नया इंटरेस्ट टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसमें समिट वाला वीडियो आने वाला आपके लिए बहुत जल्द, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स समिट होने वाली हुई है कौन कौन सी, उनसे रिलेटेड आएगा एक वीडियो। और एक वीडियो आपके लिए आएगा जो एक्सरसाइज है, जो कि भारत की सभी देशों के साथ कौन कौन से देशों के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड एक वीडियो आएगा, जिसके आप मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद। और वीडियो का पूरा देखिएगा। चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।